एक ही दिन में, एक समय पे उन्होंने 50 करोड़ रुपए सैंक्शन किए और यहाँ पर लगभग 9 किलोमीटर लंबा नाला बन रहा है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि 2017 के बाद से आज 24 है और यहाँ पर संक्रामक रोग, आपदाएं नहीं आई, महामारी नहीं फैली। आज कानून व्यवस्था ने महिलाओं के मन में विश्वास जताया है, तो मैं कह सकता हूँ कि वो खुली चुनौती के साथ सदन के अंदर जब दहाड़ते हैं और कहते हैं कि हम माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, और मिला के दिया है, उन्होंने दम लिया है, तो मैं समझता हूँ कि एंटरप्रेन्योर बनाना जो योगी जी का लक्ष्य है वो भी एक बड़ी गतिविधि है। जिस $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की वो बात करते हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी जल्दी बनेगा। उत्तर प्रदेश के तपस्वी, यशस्वी, कर्मठ मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के प्रति आभार व्यक्त करूँगा। उत्तर प्रदेश सरकार हर क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश कर रही है। जी हाँ, युवाओं के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, हर तरह की योजनाएं लेकर आ रही है। केंद्र की भी योजनाएं आ रहे हैं, राज्य की भी योजनाएं आ रहे हैं। वो जमीनी स्तर पे काम कर सके, इसकी भी पूरी कोशिश करी। और इस बार सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये जिम्मेदारी जो है भाजपा विधायकों को तो दी है, साथ ही हर नेता कार्यकर्ताओं को भी जिम्मेदारी दी है कि जो योजनाएं आ रही हैं वो पूरी तरह से लोगों पर पहुँचे। और इस वक्त हम लोग उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में तो हैं ही, साथ ही उत्तर क्षेत्र में है। और इस वक्त हमारे साथ यहाँ के विधायक डॉक्टर नीरज वोरा जी है, जो एक बेहतरीन समाजसेवी हैं, एक बेहतरीन भाजपा नेता है और इन्होंने अपने क्षेत्र में काफ़ी काम किया है। विकास पर जो चर्चा करेंगे, नीतियों पे भी चर्चा करेंगे, योजनाओं पर भी चर्चा करेंगे और साथ ही इनकी जर्नी पर भी चर्चा करेंगे, इनकी राजनीतिक सफ़र जानेंगे इन्हीं की जुबानी। तो इनका स्वागत करते हैं हमारे इस शो में। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। सर, मैंने आपकी पूरी लाइफ कहें तो मैंने पढ़ा, जानने की कोशिश की। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। एक बेहतरीन समाजसेवी जो हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ करता है। आपका बैकग्राउंड देखा जाए, आपके पिताजी से एक रिलेटेड आपकी एक स्टोरी, कैसे उन्होंने देश के लिए अपनी पूरे लाइफ जैसे कुर्बान कर दी, आप भी लगातार वही कर रहे हैं। तो मुझे ये जानना है कि डॉक्टर नीरज वोरा की लाइफ कैसे शुरू हुई, डॉक्टर के बाद राजनीति में आना, और किससे प्रेरणा आपको मिलता है? मैं यूँ कहूँगा कि ये जो जर्नी है, ये शुरुआत तो हमारे पूज्य पिताजी से होती है। और पिताजी मेरे जन्म से पहले लखनऊ में, लखनऊ विश्वविद्यालय में जब अपने पढ़ाई के लिए आए थे, तो यहीं पर छात्र जीवन में ही उन्होंने राजनीति प्रारंभ करी। छात्र संघ के अध्यक्ष बने लखनऊ विश्वविद्यालय के, और लखनऊ विश्वविद्यालय में रहते हुए ही वो पहली बार उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था। और 1969 में, 69 में वे पहली बार असेंबली पहुंचे थे, सबसे कम उम्र में। और वो 69 की जर्नी फिर 77 में फिर रिपीट हुई। तो इस तरीके से उन्होंने पूरा जीवन भर अपनी राजनीतिक सेवाएं जनता के बीच में, लखनऊ वासियों को देने का काम किया। तो यूँ कहूँ, मैंने भी अपने जीवन में जन्म के बाद से उनको इस काम को करते हुए देखा, तो मैंने वो इनहेरिट किया है, उनसे सीखा है, उनको काम करते हुए देखा है, लोगों की समस्याओं को सुनते हुए देखा है, तो बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला। और चूँकि पढ़ाई में रुचि थी और पिता की इच्छा थी कि उनका बेटा डॉक्टर बने, तो हमने मेडिकल की पढ़ाई प्रारंभ की। अपने इंटरमीडिएट के बाद हमने मेडिकल की परीक्षा प्राप्त करने के बाद हमने अपना कॉलेज में गए, कॉलेज पूरा किया, और कॉलेज पूरा करने के बाद प्रैक्टिस में आए। मतलब एक तरह से कहा जाए तो आपने बचपन से ही आप एक तरह से राजनीति का हाथ थामा हुआ था, हम ये कह सकते हैं। कह सकते हैं। और उसके बाद डॉक्टरी फील्ड में आप आए क्योंकि पढ़ाई का शौक था। तो ये राजनीति का असर जो है आपकी लाइफ में कैसे पड़ा? आपके एजुकेशन पे इसका कुछ असर पड़ा, कुछ ऐसा बदलाव हुआ इसका? नहीं, एजुकेशन पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा मुझे, क्योंकि जब हम अपना पढ़ाई कर रहे थे तो सिर्फ उसी विधा में ध्यान दे रहे थे। और जब पढ़कर आ गए तो जो आपने बात कही कि समाज सेवी होने का, समाज सेवा करने का जो एक कैरेक्टर हमारे जीन्स में था, उसको फुलफ़िल करने के लिए स्वास्थ्य और चिकित्सा एक ऐसा पेशा है जहाँ पर आप बहुत लोगों का हित कर सकते हैं, बहुत लोगों की सेवाएं कर सकते हैं। तो उसको एक टूल की तरीके से यूज़ किया लोगों की हेल्प करने के लिए, और अपने इस प्रोफेशन में आके लोगों की मदद करना। तो मेडिकल से जुड़े हुए बहुत, क्योंकि एक डॉक्टर के पास बहुत अवसर है लोगों के होठों पे मुस्कुराहट लाने के लिए। तो मैंने हेल्थ कैंप्स, मैं यूँ कह सकता हूँ कि मैंने दसियों हज़ार हेल्थ कैंप्स किए होंगे गांव-गांव में जाकर। फादर चाहते भी थे कि
ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों की सेवा हो, इसलिए मैंने जो हॉस्पिटल भी इस्टेब्लिश किया सेवा नाम से लखनऊ में, वो थोड़ा सा अर्बन एरिया से हटकर था, रूरल एरिया से जुड़ा हुआ था, तो वहाँ के लोगों को हम बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज़ दे सकें, आज के युग की चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करा सकें। तो उसके लिए हम गांव-गांव संपर्क करना, स्वास्थ्य कैंप लगाना, ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाना, तरह तरह की एक्टिविटीज़ उस माध्यम से करते रहे। बिल्कुल, मैंने जिस तरह से आपके बारे में पढ़ा है, सुना है, एक पहले कहावत होती थी, अब वो चीज़ें लागू नहीं होती क्योंकि वक्त के साथ चीज़ें बदल रही हैं। पहले कहते थे राजा का बेटा तो राजा ही होगा, और वो चीज़ें आपने एक अलग तरह से लिया, आपने खुद को प्रूफ किया यहाँ पे, क्योंकि अब जानते हैं कि डॉक्टर नीरज वोरा हमारे क्षेत्र के विधायक हैं, लेकिन एक वक्त पे मसीहा के तौर पे आपको दिखते थे। अगर उनके पास पैसे नहीं हैं, नेत्रदान की बात करें, आपने 25,000 कुछ लोगों की आपने फ्री में ऑपरेशन करवाई, और कोई भी दिव्यांग उनको आप पीछे नहीं हटते थे। तो कहें कि पहले आपने वहाँ पे खुद को साबित किया, जबकि आपके पास ऑलरेडी एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड था, उसके बाद आप राजनीति में आए। तो ये स्पेस क्यों लिया? मतलब आप चाहते तो पहले भी आ सकते थे, क्योंकि आपके पास बैकग्राउंड था, आपके पिताजी का साथ था। नहीं, ये बात आपकी सही है कुछ मायने तक, लेकिन मैं यूँ कह सकता हूँ कि मेरे लिए ये गेस्टेशन पीरियड था, मैं अपने आप को प्रिपेयर कर रहा था। वैसे तो मुझे नहीं मालूम था कि मुझे इतनी एक्टिव पॉलिटिक्स में आना है, लेकिन पढ़ाई जब मैं मेडिकल कॉलेज में था या मेडिकल कॉलेज के बाहर आया, तो इसमें कोई संशय नहीं है कि मैं विचारधारा से राष्ट्रवादी विचारधारा का था। आना चाहते थे जब आप मेडिकल कॉलेज में थे? नहीं, मैं मेडिकल कॉलेज में था तब यूँ कह सकता हूँ कि मेडिकल कॉलेज की पॉलिटिक्स करता था। मेडिकल कॉलेज में भी स्टूडेंट्स के खून में था। विषय तो था, जो कुछ ऐसी ज़रूरतें होती थी कॉलेज के स्टूडेंट्स की, तो उसके लिए भी हम लोग वहाँ पर लड़ाई करते थे, उसमें कोई संशय नहीं है, वो भी करते थे। और जब यहाँ आ गए तो यहाँ भी हम अपने विषयों को लेकर चर्चा करते थे। हमें नहीं मालूम था कि हम आगे इलेक्शन लड़ेंगे और हमें ये मौका मिलेगा, लेकिन मैं यूँ कहूँ कि मैं जब मेडिकल में था तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का जैसे आते ही मेंबर बना, तो आईएमए में मुझे विभिन्न दायित्व मिले एसोसिएशन में। आईएमए एक ऐसी बॉडी है जो डॉक्टर्स की सबसे बड़ी बॉडी है इस देश की, उसमें मैं विभिन्न पोर्टफोलियोज़ पे रहा और अल्टीमेटली मैं वहाँ का अध्यक्ष बना, आईएमए लखनऊ का अध्यक्ष बना। और आईएमए लखनऊ के अध्यक्ष रहते हुए मैंने चिकित्सकों की बातों को लेकर तमाम आंदोलन किए हैं। तो वो मैं कह सकता हूँ कि आंदोलन करने की प्रवृत्ति और आंदोलन नेतृत्व करने की प्रवृत्ति तो मेरे अंदर पहले से थी, वो मैं करता रहा। जो मैंने कही ना सर, खून में ही था वो चीज़ें, तो दिखना तो लेकिन मेरे पिताजी कभी ये नहीं कहते थे कि तुम अचानक पॉलिटिक्स में आओ। हाँ, ये ज़रूर है कि वो भी देखना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने संघर्ष की राजनीति की थी, उन्होंने छात्र जीवन की संघर्ष की राजनीति की थी और सब कुछ संघर्ष से उन्होंने प्राप्त किया था। और वो हमें जानते थे कि हमें तो एजुकेशन मिली, बेस्ट ऑफ एजुकेशन मिली, पढ़ाई की, डॉक्टर बन गए, अस्पताल क्लिनिक खोला, तो हम सब काम कर रहे थे। लेकिन आपने एक बात कही तो आपको एक बात बताना चाहता हूँ, वाकया जो आपने कहा कि एक बार एक राजनीतिक जीवन में एक आंदोलन हो रहा था और उस प्रदर्शन में हम भागीदारी थी हमारी, और जैसा प्रदर्शन में होता है हम विपक्ष में थे और सत्ता पक्ष के लोगों ने उस प्रदर्शन का विरोध करने के लिए पुलिस ने बाद में थोड़ी देर पहले वाटर कैनन्स का यूज़ किया, फिर उसके बाद लाठीचार्ज शुरू कर दिया। अब आप समझिए, एक चिकित्सक होने के नाते मुझे तो ज्ञान है नहीं कि लाठीचार्ज हो रहा है तो उसमें कोई भी घटना हो सकती है, और मैं उस लाठी का शिकार हो गया और मुझे पुलिस ने घेर लिया और फिर खूब कस के तुड़ाई की, खूब पीटा मुझे, और पीटने के बाद मैं तो फंस गया था। पीटने के बाद मैं वो घायल अवस्था में जब सर, ये कब की बात है? ये हो गई होगी, मुझे लगता है आपसे करीब 15-16 साल पहले की बात है, 16 साल पहले की बात होगी। और जब मैं पीठ पे बड़े बड़े निशान के साथ घर पहुंचा तो मैंने आकर अपने पिताजी से कहा, ये देखिए पीठ पर निशान पड़े हैं और मुझे कितनी लाठियाँ पड़ी हैं। तो उन्होंने कहा, मुझे आज बहुत प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि अब तुम बोले जाकर तुम एक्चुअल में तुम राजनीतिक कार्यकर्ता बन पाए हो। जब तक व्यक्ति सड़क के ऊपर प्रदर्शन करके लाठी पुलिस की ना खाए तब तक वो पूरी तरीके से उसके अंदर परिपक्वता नहीं आती है। तो संघर्ष जीवन का एक बहुत बड़ा आपका पॉइंट है
कि वो आपको करना आना चाहिए, तभी आप अच्छे आगे चल के जनसेवक बन सकते। पहली बार प्रॉपर आप कब होता है ना राजनीति में कदम रखे, मतलब डॉक्टरी तो आप वहाँ सक्सेसफुल हो गए, समाज सेवी का अच्छा खासा आपका नाम हो गया, आज भी लोग इसकी गुणगान करते हैं। 2006 से मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में प्रवेश कर गया और था। पहली बार चुनाव आई थिंक 2012 में। नहीं, 2007 भी लड़ा था मैं, और फिर 2012 भी लड़ा मैं, और 2012 में कुछ ही वोटों से इसी सीट से मैं रह गया था। 2010 में एक रथ यात्रा बहुत चर्चा का विषय रहा जी और 403 विधानसभा में आपने वो रथ यात्रा किया जी। तो उसका जो जुनून कहाँ से मिला कि कुछ ऐसा करते हैं? वो बेसिकली मैं यूँ कह सकता हूँ कि पीपल कनेक्ट, लोगों से जुड़ना, लोगों से मिलना, और एक बड़ा परसेप्शन में यह देखना कि जैसे आप जब भ्रमण करते हैं, दूसरी जगह जाते हैं और उनके लोगों के बीच में आप जब बैठते हैं, मिलते हैं, घूमते हैं उनके क्षेत्र में, तो वहाँ के विषय आपके सामने आते हैं, वहाँ की परेशानियाँ सामने आती हैं। हर जगह के भौगोलिक दृष्टि से खान पान, भाषा, रहन सहन और बहुत सारी समस्याएं हैं हर जगह की। सोनभद्र की जो परेशानियां हैं वो गाज़ियाबाद की नहीं होंगी, सहारनपुर में जो सुविधाएं हैं वो कुशीनगर की नहीं होंगी। तो हर जगह की अपनी अलग अलग परेशानियां हैं। तो मुझे लगा था कि वह रथ यात्रा मेरे लिए एक बहुत बड़ा टूल और बूम बनेगी, जिसमें मैं लोगों को पूरे उत्तर प्रदेश में देख सकूंगा, मिल सकूंगा, उनकी स्थितियों को जान सकूंगा, जिससे एक व्यापक पैमाने पर अपना दृष्टिकोण बना सकूंगा। या फिर कहें कि एक वही वक्त था कि सिर्फ लखनऊ के वाला पूरा प्रदेश जानता था कि डॉक्टर नीरज वोरा कौन है, और उस रथ हाँ, यात्रा के जरिए मुझे परिचय का सौभाग्य मिला, मुझे लोगों से मिलने का सौभाग्य मिला, और तब का मैं यूँ कह सकता हूँ कि जो पीपल कनेक्ट है, जो मेरा डायलॉग है, जो मेरे पास नंबर्स हैं लोगों के, जो कनेक्ट तब से बना हुआ है। लोग आज भी, भले बहुत दिन हो गए, बहुत जगह नहीं भी जा पाए हैं, लेकिन आज भी वो स्मृतियों में है। 14 ईयर्स हो गए सर। जी जी, आज भी लोग जुड़े हैं। आज भी लोग जुड़े हैं और हम लोग का कनेक्ट बना हुआ है। सर, जब ये रथ यात्रा की थी तो आप उस वक्त कांग्रेस में थे और कांग्रेस से जुड़े हुए थे। 2012 में आप इलेक्शन भी कांग्रेस के जरिए, कांग्रेस सिंबल से ही लड़े थे। लेकिन ये इस रथ यात्रा को मैंने पॉलिटिकल कैंपेन नहीं बनाया था, और इस रथ यात्रा में मैंने पॉलिटिकल पार्टी को नहीं यूज़ किया था। ये मेरा पीपल कनेक्ट प्रोग्राम ही था, जिसमें मैं पूरे प्रदेश में लोगों से घूमा था, और अबव पार्टी लाइंस मैंने इस रथ यात्रा को अंजाम दिया। ऐसा कुछ अभी भी प्लान कर रहे हैं पीपल कनेक्ट, क्योंकि वो लोग आज भी आपसे जुड़े हुए हैं? हाँ, जुड़े हुए हैं, आपकी बात सही है, उनसे संवाद होता रहता है और प्रयास भी रहता है। लेकिन जब आप एक पार्टी के अच्छे कार्यकर्ता, अनुशासित कार्यकर्ता होते हैं और पार्टी लाइन पर आपको कार्यक्रम दिया जाता है, तो मुझे लगता है कि फिर एक कार्यकर्ता, एक अनुशासित कार्यकर्ता होने के नाते, आज भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ, उसका प्रतिनिधि हूँ, उसका सेवक हूँ, तो मुझे लगता है कि पार्टी लाइन से अलग जाकर कोई कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है वो पार्टी डिसिप्लिन को तोड़ने की बात होती है। तो अब मैं एक अनुशासित पार्टी कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूँ, और जो भी दायित्व पार्टी के माध्यम से मुझे मिलता है, और वो चाहे मुझे प्रदेश में भी कहीं जाने का अवसर मिले, अभी चाहे लोकसभा का चुनाव हो या इसके पहले के जितने भी चुनाव हो, जब पार्टी जहाँ भेजती है, तो वो जो आपने बात कही कि वो मेरा पीपल कनेक्ट वहाँ काम आता है। मैं वहाँ जाता हूँ, मैं सफल हो जाता हूँ, मेरे पास अपने नंबर्स होते हैं, मैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों से मिल सकता हूँ, उनसे संपर्क करता हूँ और अपनी पार्टी के लिए काम करता हूँ, जनाधार बढ़ाने का काम करता हूँ। तो एक ये भी कह सकते हैं कि जो आपने कहा भाजपा के लिए, तो ये रीज़न रहा आपका कांग्रेस का साथ छोड़ के भाजपा का हाथ थामने में? किन संघर्षों का सामना करना पड़ा था ये डिसीजन लेने के टाइम? नहीं, देखिए, मैं बहुत स्पष्ट, जब मैं अपने मेडिकल कॉलेज पे भी था, तो मैंने जहाँ मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई करी, तो वहाँ भी मैं विचार परिवार, मातृ संगठन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं के संपर्क में रहता था। मैं वहाँ भी अपने इस संगठन से जुड़े हुए लोगों से मिलने का काम करता था। तो मैं स्वामी विवेकानंद हों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हों, पूज्य डॉक्टर हेडगेवार साहब हों, या पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हों, और उस समय के वर्तमान के देश के सबसे बड़े नेता अटल जी के जीवन ने मुझे सदैव प्रभावित किया। और 1991 में अटल जी जब यहाँ पर पहली बार लखनऊ चुनाव लड़ने आए थे, तो मुझको ये सौभाग्य है कि मैं अटल जी को मानता तो तब से लगातार था। हाँ, जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली
तो मैंने ज़रूर इस दल का साथ लिया और इस दल में आज मैं काम कर कर अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ, भाग्यशाली महसूस करता हूँ, क्योंकि मैं राष्ट्र की सेवा, राष्ट्रीय विचारधारा, राष्ट्रवादी विचारधारा पे काम करने का मुझे अवसर मिला है। क्या बात है सर। तब आते हैं उसी पर। इस वक्त हम लोग आपके क्षेत्र में ही बैठे हुए हैं और लगातार आप 2 बार से यहाँ पे लोगों ने आप पे भरोसा किया, आपको चुना, तो क्या विकास कार्य यहाँ पे हुआ है और कौन सा ऐसा एक कार्य है जिससे आप बहुत प्राउड फील करते हैं? देखिए, लखनऊ की ये उत्तर विधानसभा है, लगभग 5 लाख मतदाता होंगे यहाँ पर, और यूँ कहूँ तो लखनऊ की पहचान भी इसी विधानसभा से है। इस लखनऊ की विधानसभा में लखनऊ का विश्वविद्यालय भी आता है, नया परिसर, पुराना परिसर, इसी में इंजीनियरिंग कॉलेज भी आता है, इसी में मनकामनेश्वर का मंदिर भी आता है, इसी में रूमी गेट आता है, इसी में भूल भुलैया आती है, इसी में चौक का ऐतिहासिक गोल दरवाज़ा, चौक चौराहा आता है, चौक स्टेडियम आता है, तो सबसे घंटाघर खूबसूरत आता हिस्सा है। आपके हिस्से में आया है। बिल्कुल सही बात है, जिससे आप लखनऊ का चित्र पूरे देश और दुनिया में दिखाते हैं, वो सब हिस्सा इसमें आता है। लेकिन इसकी भौगोलिक दृष्टि से यहाँ पर इस क्षेत्र में घनी आबादी है और लगभग 70% भौगोलिक क्षेत्र यहाँ का हम यूँ कह सकते हैं अर्बन स्लम्स हैं, मलिन क्षेत्र, अर्बन मलिन क्षेत्र कहला सकते हैं, बस्तियाँ हैं, गरीब बस्तियाँ हैं। और इन गरीब बस्तियों में बहुत सारी बेशुमार परेशानियाँ भी हैं। जब 2017 में हमें हमारी सरकार बनी उत्तर प्रदेश में, हमें मौका मिला, तो यहाँ पर एक नगर निगम के अब तो 4 वार्ड हैं, फैजुल्लागंज का क्षेत्र आता है, जिसे हम कह सकते हैं कि 90% कच्चा क्षेत्र था। 2 लाख की आबादी हो गई है इसकी, और ना वहाँ सीवर था, ना वहाँ पेयजल है, ना वहाँ सड़क है, ना वहाँ ड्रेनेज सिस्टम था। तो हमने लगकर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बदलते हुए भारत और बदलते हुए उत्तर प्रदेश में, जहाँ पर ये देश के सबसे बड़े सूबे की राजधानी है, वहाँ पे मौलिक अधिकार, बेसिक एमिनिटीज़ ज़रूर यहाँ के हर नागरिक को मिलनी चाहिए। मैं इसके लिए विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के तपस्वी, यशस्वी, कर्मठ मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के प्रति आभार व्यक्त करूँगा। और सौभाग्य लखनऊ वालों का है कि यहाँ के सांसद भी भारत के रक्षा मंत्री आदरणीय श्रीमान राजनाथ सिंह जी हैं। इन दोनों का वृहद हस्त होने के नाते मुझे लगता है कि हमने इस क्षेत्र में बहुत काम किया है, और आज बड़े गर्व से कह सकता हूँ कि 70% हमने कच्चे क्षेत्र को पक्के क्षेत्र में परिवर्तित किया है। और जो सीवर की सबसे बड़ी समस्या थी, डोर टू डोर कनेक्शन देने का काम किया है। ट्रैफिक की जाम को दूर करने के लिए यहाँ पे फ्लाईओवर्स का निर्माण हुआ है। एक ड्रेनेज की प्रॉब्लम के लिए मैं यूँ कहूँगा, फिर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद दूंगा कि एक ही दिन में, एक समय में उन्होंने 50 करोड़ रुपए सैंक्शन किए, और यहाँ पर लगभग 9 किलोमीटर लंबा नाला बन रहा है, इस समय निर्माणाधीन है, जहाँ पर जल भराव हो जाता था। जो क्षेत्र मशहूर था विभिन्न महामारियों के लिए, संक्रामक रोगों के लिए, इसकी पहचान हो चुकी थी। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि 2017 के बाद से आज 24 है और यहाँ पर संक्रामक रोग, आपदाएं नहीं आई, महामारी नहीं फैली। जो क्षेत्र मशहूर था वहाँ पे हम इस पर नियंत्रण करने में कामयाब रहे। यहाँ के इश्यूज़ को, यहाँ की समस्याओं को हम सॉल्व करने में काफ़ी हद तक सफल रहे और उसको करने में कामयाब रहे। मुख्यमंत्री जी को कन्विंस करने में कामयाब रहे। उन्होंने इस क्षेत्र में 50 बेड का हॉस्पिटल दिया, उस समय दिया जिस समय ये देश कोविड की समस्या से जूझ रहा था, और हम लोग अपने एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स को स्ट्रेंथन करने में लगे थे, मजबूत करने में लगे थे। उत्तर प्रदेश के अंदर एकमात्र अस्पताल है, एकमात्र विधानसभा है जहाँ पर कोविड काल में 50 बेड का नया हॉस्पिटल सैंक्शन हुआ, जो निर्माणाधीन है। बात है सर, आपने सही कहा कि ये एक ऐसा एरिया है, इसकी वजह से लखनऊ की पहचान भी है, और समस्या की वजह भी यही रहा है क्योंकि इधर स्लम एरिया है। अभी भी हम देखेंगे, अभी हम जहाँ मौजूद हैं, ये बंधा इसको पीछे हमारे साइड बोलते हैं, और अभी भी देखेंगे नीचे उतरेंगे तो पहले था कि पानी निकलने की भी जगह नहीं थी, और अब वहाँ पे काम शुरू हो गए। और यही वजह था कि जो डेंगू था, मलेरिया था, उसके आंकड़े बहुत, यहाँ सबसे ज़्यादा केसेस इस क्षेत्र से आते थे, और अब जो वो आंकड़े हैं कम बहुत हो गए। और आई थिंक अभी कुछ दिन पहले की रिपोर्ट थी कि इस एरिया से सिर्फ 15-16 केस आए थे, जबकि एक टाइम पे 200-300 केसेस हुआ करते थे। इसके अलावा और क्या चुनौती रहता है इस क्षेत्र में काम करना? सबसे चुनौती भरा क्या होता है सर? देखिए, चूँकि आपको जानकारी है कि लखनऊ शहर के बीचों बीच से
यहाँ की लाइफलाइन गोमती नदी निकलती है। तो गोमती नदी पे बांध बनना, तट बनना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आबादी दोनों तरफ हो गई है और बहुत दूर तक आबादी चली गई है। तो जब जल भराव होता है, जब पानी बढ़ता है, नदी में तेज़ी से पानी बढ़ता है, तो जलमग्न हो जाते हैं बहुत सारे क्षेत्र। फैजुल्लागंज में अभी भी बांध नहीं है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी मुझसे पूछा करते थे कि क्या विषय है, तुम क्यों इतना ज़्यादा चिंतित हो। मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने उनको कन्विंस किया और मैंने कहा कि ये बांध बनना बहुत ज़रूरी है। तो बांध को नहीं, उन्होंने इतनी बड़ी सौगात दी लखनऊ को, जो मेरी विधानसभा से प्रारंभ हुआ, लखनऊ ग्रीन कॉरिडोर। IIM के नदी के तट पर IIM का जो गोमती का ब्रिज है, वहाँ पर गोमती नदी के दोनों तरफ पर बांध का निर्माण होना और वो 4 लेन की रोड जो IIM से प्रारंभ होकर अटल इकाना क्रिकेट स्टेडियम तक जोड़ने का काम कर रही है, जिसमें पहले चरण का निर्माण हो चुका है, द्वितीय चरण भी मेरी विधानसभा का हिस्सा है और इस तरीके से वो जोड़ने का काम करेगी। तो बांध बनना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है और बांध बन जाने के बाद निश्चित रूप से एक तो मैं यूँ कह सकता हूँ कि जैसे लखनऊ का सबसे पॉश एरिया आप कह सकते हैं कि गोमती नगर आता है। तो अगर जब ग्रीन कॉरिडोर फैजुल्लागंज में बन जाएगा तो फैजुल्लागंज क्षेत्र के लोग, जिन्हें हम कहते हैं कि वो गरीब बस्ती का इलाका है, वहाँ के लोगों को भी कुछ ऐसा महसूस होने लगेगा जब वो 4 लेन बंधे से जुड़ेंगे कि वो भी ऐसे पॉश एरिया में रहने लगे हैं। तो जो हम कह सकते हैं कि ग्राउंड लेवल पर हमारा डेवलपमेंट का प्रोग्राम है वो बहुत सक्सेसफुल होगा। ये थोड़ा चुनौती भी रहने वाला है, क्योंकि फिर उसके लिए जिस तरह से अभी देखा गया कि किस तरह से अभी जो फ्लाईओवर बन रहा है, कहें तो सबसे ज़्यादा विकास क्षेत्र का जो काम जो है वो आपके क्षेत्र में ही देखने को मिल रहा है। ये फ्लाईओवर बन रहा है जो टेढ़ी पुलिया खुरूम नगर कनेक्ट करते हुए ये मड़ियाओं से पूरा ये कनेक्ट हो रहा है, तो इस पर काम लगातार जारी है। तो वहाँ पे उसको सुंदरीकरण करने के लिए जो नाइट सफारी बनने जा रहा है, तो वहाँ पे काफ़ी लोगों को हटाया भी गया और उनको उसके बदले दूसरी जगह दी गई। वैसी समस्या यहाँ भी आ सकती है, क्योंकि कहते हैं कि ये पुराना लखनऊ है, इसकी खूबसूरती भी यही है और दिक्कत भी यही है, क्योंकि लोग बहुत सालों से यहाँ पे, तो इसको लेकर भी कुछ तैयारी कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो हमारी सरकार का मत बड़ा स्पष्ट है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यदि किसी को भी हटाया है तो हटाया इसलिए नहीं कह सकते कि मुख्यमंत्री जी विस्थापित करते हैं। आपने जहाँ का उदाहरण प्रस्तुत किया, वहाँ भी जिन लोगों को वहाँ से हटाया है उन्हें दूसरी जगह पर स्थान दिया है, रहने का स्थान दिया है। तो हम किसी को ऐसे, जब हमारे मुख्यमंत्री जी इतने चिंतित रहते हैं कि हर एक की चिंता करते हैं कि ठंड में उसे ठंड ना लग जाए, उसके सर पर छत होनी चाहिए, तो वो व्यवस्था तो हम कर ही रहे हैं। और जो हमारे क्षेत्र में आपने कहा इतनी बड़ी योजना आनी है, तो वहाँ पर भी बहुत विस्थापन हो सकता है। तो मैं आपको बता दूँ कि जिस जगह पर ये सब कार्य संपादित होना है वो जगहें हम लोगों ने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर रखी हैं, विभागों ने आइडेंटिफाई कर रखी हैं, और मुझे नहीं लगता कि बड़े पैमाने पे किसी व्यक्ति को विस्थापित किया जाएगा। हम उस जगह को खाली रखे हुए हैं और वहाँ बनाने में कामयाबी होगी हमें। अभी प्रेजेंट टाइम में आपके क्षेत्र में कौन सी योजनाएं हैं या फिर परियोजनाएं हैं जिस पे ज़्यादा काम हो रहा है और जिसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा निकल के आ रहा है? देखिए, एक तो हमारे क्षेत्र में इस समय 50 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है जो इस समय निर्माणाधीन है। इसके पहले हमने PHC और हेल्थ सेंटर्स बना लिए थे। इसके अलावा जो हमारा 8.9 किलोमीटर लंबा नाला है वो निर्माणाधीन है। कुछ कनेक्टिंग नाले हैं, छोटे नाले हैं, वो भी निर्मित हो रहे हैं। एक ITI माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको दिया है जिसका निर्माण भी बहुत शीघ्र प्रारंभ होगा। उस ITI के बनने के बाद भी हम युवाओं को वहाँ पर प्रशिक्षित करके रोज़गार दिलाने में सफल होंगे। और अगर पुराने लखनऊ की ओर आप चलें तो वहाँ पर जो फर्स्ट फेज़ का ग्रीन कॉरिडोर बन के तैयार हुआ है बहुत खूबसूरत है। वहाँ पर राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के बाद लगा हुआ कुड़िया घाट जो है, और कुड़िया घाट के सौंदर्यीकरण को साथ साथ हम लोगों ने बगल में गुलाला घाट है उसका भी सौंदर्यीकरण किया। और ठीक भूल-भुलैया के सामने इस समय उस एरिया में हम लोग बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं। एक म्यूज़ियम बन रहा है, एक फूड कोर्ट बन रहा है, एक एम्फी थिएटर बन रहा है, जहाँ पर लखनऊ से जुड़ी हुई यादें, स्मृतियाँ उन सब म्यूज़ियम में संजोई जाएंगी। और जो घंटा घर है उसके सामने
एक म्यूज़िकल फाउंटेन बनाया है। ये काम हमारा लखनऊ विकास प्राधिकरण के माध्यम से हो रहा है। तो जो लोग अभी जैसे कोई सोचता है कि यहाँ पर पर्यटक आता था तो खाली भूल भुलैया देखता था या उसे लगता था कि नए लखनऊ में ही घूमने के लिए स्थान हैं, तो एक समय बहुत जल्दी आप देखने वाले हैं जब पूरे लखनऊ में जब लोग लखनऊ में आया करेंगे पर्यटन के लिए तो वो इन स्थानों पे घूमना पसंद करेंगे, यहाँ जाना पसंद करेंगे और ये खूबसूरत एरिया कहलाएगा। सर बहुत जल्दी हम लोग पीपे वाले पुल को हटाकर भी पक्का पुल बनाने वाले हैं। क्या बात है सर, जो खूबसूरत ऑलरेडी है और जिनको हम लोग आज भी देखने जाते हैं और वहाँ पे ये सारी चीज़ें होने वाली हैं, सोच कर इमेजिन करके ही बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हमारा लखनऊ कितना बदल रहा है। सर ये कब तक हो जाएंगी, क्योंकि अब इतनी सुन लिए तो इतना इंतज़ार करना बड़ा दिक्कत हो जाएगा। नहीं, मुझे लगता है कि अगले 1 साल में हम लोग जनता के बीच में ये सब सुविधाओं को लेकर उपस्थित हो जाएंगे। और मेरा जो रोड मैप है, मेरा जो प्लान है, मैं समझता हूँ उत्तर विधानसभा माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से 2 वर्ष के अंदर हम मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से इस क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति को बेसिक प्रॉब्लम्स, बेसिक एमिनिटीज़ की प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी इस विधानसभा। क्या बात है, कहें तो आपके कंधे पे सबसे खूबसूरत एरिया की जिम्मेदारी है और उसको और खूबसूरत बनाने की आप जो कोशिश कर रहे हैं। और अक्सर हम, क्योंकि मेरा बचपन इस शहर में बीता और मैं बचपन से ही भूल भुलैया देखती आ रही हूँ, रूमी गेट शाम बितानी है, तो अब क्या होता है कि ये जो रोड है, अब पहले वैसा नहीं था तो हमें सोचना पड़ता था, लेकिन अब चीज़ें हैं कि 4 व्हीलर आ सकती है, वहाँ पार्किंग की जगह हो गई हैं, तो ये चीज़ें हमें देख के अच्छा लगता है। लेकिन यही ख़त्म नहीं होगा, शुरुआत अभी हुई है जिस तरह से आप कह रहे हैं, तो ये सोच के ही अच्छा लगता है कि हमारा लखनऊ भी और बदलने वाला है। खैर नीतियों पे आ जाते हैं, आपको सबसे अच्छा मुख्यमंत्री जी का कौन सी नीति महत्वपूर्ण लगती है और जो आपके क्षेत्र में भी उसको प्रमुखता दी जाती है, या कहें कि उस चीज़ पे लोग खुश रहते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो जो हमारे मुख्यमंत्री जी की छवि है, और वो छवि है ज़ीरो टॉलरेंस, और जो उन्होंने सौगात के रूप में उत्तर प्रदेश के आम जनमानस को दी है कि कानून व्यवस्था, ज़ीरो टॉलरेंस, और उसके लिए जो उन्होंने सख्त कदम उठाए हैं। 2017 में शपथ लेने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ पहली बैठक में ही मैंने उनके बोलने के अंदाज़ को, काम करने के अंदाज़ को जो करीब से देखा है इतने सालों में, तो मैं कह सकता हूँ कि वो खुली चुनौती के साथ सदन के अंदर जब दहाड़ते हैं और कहते हैं कि हम माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, और मिला के दिया है, उन्होंने दम लिया है, इससे एक बहुत बड़ा परसेप्शन बदला है, लोगों का वातावरण बदला है। गुंडे माफिया भयभीत होके या तो जेल के अंदर चले गए हैं, जेल के अंदर नहीं है तो प्रदेश या देश छोड़ के चले गए हैं या कहीं और चले गए हैं। लेकिन आज कानून व्यवस्था ने महिलाओं के मन में विश्वास जताया है, कानून व्यवस्था ने बच्चों के अंदर विश्वास जताया है, लोगों के अंदर एक उत्तर प्रदेश में काम करने का तौर तरीका बदला है, जज्बा बदला है। और मुख्यमंत्री जी ने हर विषय को लेकर छुआ है, हर विषय को छुआ है। यूँ कहूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं हेल्थ सेक्टर से जुड़ा हुआ हूँ, मैं नहीं समझता कि आज़ादी के बाद आज तक किसी भी व्यक्ति ने इतना काम किया है कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज का प्रोजेक्ट है। हम तो जब हमने पीएमटी दिया था उस समय उत्तर प्रदेश के राज्य के 7 मेडिकल कॉलेज थे, 2 केंद्रीय मेडिकल कॉलेज थे, बीएचयू और अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज, 9 मेडिकल कॉलेज होते थे। आज उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज का प्रोजेक्ट है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अलावा हैं। तो हमने इस बात की चिंता करी है कि हम बेहतर सुविधाएं, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दें। मुख्यमंत्री जी का जो कार्यशैली का एक बड़ा प्रोग्राम है ODOP, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, इसने क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। हर जिला जहाँ की अपनी एक खूबसूरती थी, अपना एक प्रोडक्ट था। नेक्स्ट लेवल भी आ रहा है, 1 ब्लॉक 1 फसल। जी जी जी, इस पर भी काम शुरू हो गया है। इस पर भी काम शुरू हुआ है। तो इसने बहुत सारे लोगों को, छोटे मध्यम और कुटीर उद्योगों को बहुत बढ़ावा दिया और लोगों को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया। मुख्यमंत्री जी ने चिंता करी, हमारे लोग जो बाहर नौकरी करते थे उन्हें यहीं पर काम मिल जाए। कोविड में जिस तरीके से लोगों ने वापसी करी और वापसी करने के बाद लोग बाहर नहीं जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर ही उनको रोज़गार मिले, इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने जिस उत्तम प्रदेश की कल्पना की है, जिस $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की वो बात करते हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी जल्दी बनेगा और हम उस राह पर काम कर रहे हैं। और
मुख्यमंत्री जी की सरपरस्ती में निश्चित रूप से हम इसे लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। बिल्कुल सर, हम कुछ अपने शो जो हमारा है इसमें हम कई उद्योगपतियों से भी बात की है जिनका इसको लेकर नज़रिया जो है वो बदला है और काफ़ी वो खुश भी नज़र आए। और जिस तरह से योगी सरकार ने, खुद योगी आदित्यनाथ ने संकल्प ले लिया है कि 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था करके रहेंगे, और उस कड़ी में जिस तरह से MSME काम कर रहा है और युवा रोज़गार ना मांगे खुद रोज़गार दें, उसकी जो पहल हो रही है, तो इसका असर आपके क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। और साथ ही आपने कानून व्यवस्था की बात की, तो युवाओं और महिलाओं में क्या वो संतुष्टि नज़र आ रही है? मुझे तो लगता है कि बहुत संतुष्टि है। और देखिए, जो गुमराह करने वाले हैं लोग हैं, वो लोगों से लोगों को कहते हैं कि लोगों को पास रोज़गार नहीं है, बेरोज़गार बढ़ रहा है, बेरोज़गारी बढ़ रही है। लेकिन लखनऊ की हम बात करें तो ODOP में लखनऊ में चिकनकारी आरी जरदोज़ी आता है। और चूँकि आपको मैंने बताया भौगोलिक क्षेत्र से पुराना लखनऊ का क्षेत्र भी है और नया लखनऊ का क्षेत्र भी है। चिकनकारी से व्यवसाय से जुड़े हुए यहाँ पर बड़ी संख्या में आबादी है, लाखों की आबादी है। और हमने उसे सशक्त करने का काम किया है, मजबूत करने का काम किया है, चिकन के व्यवसाय को बढ़ाने का काम किया है, चिकन के कारीगरों के लिए बेहतर जीवन बनाने का काम किया है। जो इस पेशे से जुड़े हुए हैं वो उनको जिस प्रकार से हम लोगों ने मुद्रा लोन में मदद करने का काम किया है, हमने MSME लोन्स के माध्यम से उनको सशक्त करने का काम किया है, तो मुझे लगता है कि हमने उन्हें पावर देने का काम किया है। और बड़ी संख्या में युवा ऐसा है यहाँ पर जो नौकरी की ही बात नहीं करता। आज योगी जी की नेतृत्व में उसने हिम्मत बढ़ाई, जुटाई, और उसको सरकार ने सहयोग प्रदान किया, लोन देने का काम किया, और वो आज नौकरी देने वाला बन चुका है, नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बन चुका है। तो मैं समझता हूँ कि एंटरप्रेन्योर बनाना जो योगी जी का लक्ष्य है वो भी एक बड़ी गतिविधि है। और जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात है वो इससे पूरी नहीं होती कि हम सबको नौकरी दे लेंगे, हम सबको उद्यमी बना लेंगे, हम मेक इन इंडिया, मेक इन यूपी का प्रोग्राम चला लेंगे। आज हमारे क्षेत्र से लगकर ही बगल में ही पास में ही टेक्सटाइल पार्क बनाने की घोषणा आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने की है। और टेक्सटाइल पार्क के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा भी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारे स्टेट में बहुत नेग्लिजिबल थी। आपको मालूम है कि वो साउथ में और गुजरात में इस इंडस्ट्री का बोलबाला था। लेकिन आज हम यहीं पर, क्योंकि हमारी ही मैन पावर साउथ में जाकर काम करती थी, गुजरात में जाकर काम करती थी, और आज जब वो यहाँ है तो मुख्यमंत्री जी ने कहा क्यों नहीं हम इनके हाथों को ही मजबूत कर दें, और उनके लिए हम यहाँ पर अवसर बनाने जा रहे हैं, सृजित करने जा रहे हैं। तो हम समझते हैं जब प्रोडक्शन हमारा होगा, निवेश यहाँ आएगा, लोगों को अवसर मिलेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, तो हमारी GDP बढ़ेगी और हम उत्तर प्रदेश को सजाने में कामयाब होंगे। बिल्कुल सर, अभी हम लोग चिकनकारी की बात कर रहे थे और मैं मेंशन कर दूं कि जो आपका क्षेत्र है सबसे ज़्यादा चिकनकारी का जो काम है वो आपके क्षेत्र में होता है। कहें 90% जो काम है, जो इसके कारीगर हैं वो आपके क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। अभी जैसे मैंगो सीज़न था तो इस बार जो आंकड़े थे वो बढ़े थे, एक्सपोर्ट में काफ़ी बढ़ोतरी हुई थी उसमें, और उसको लेकर और भी कोशिश की गई कि भारी मात्रा में जो है आम बाहर भेजे जाए, और उसमें भी कहेंगे कि आपका क्षेत्र भी आसपास की जगह थे और आपका क्षेत्र भी इन्वॉल्व रहा उसमें, इस योगदान में। चिकनकारी को लेकर सर इतने बड़े लेवल पे प्रोग्राम क्यों नहीं रहा? क्योंकि चिकनकारी पूरी सिर्फ इंडिया नहीं, बाहर के देश के भी लोग पसंद करते हैं और उसको लेकर, लेकिन वो जाता गुजरात से है, महाराष्ट्र से है, यूपी के नंबर या यूपी के लोगों से ऐसा नहीं होता है कि वहाँ से जा रहा है, लेकिन जबकि पहचान लखनऊ की है, इस क्षेत्र की है। आपने सही विषय रखा है। पहली बात तो मैं आपको बताऊँ, यह विडंबना रही, चिकनकारी हैंडीक्राफ्ट है, हैंडलूम है, हाथ की कारीगरी है, लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इंटरनेशनल मानकों में चिकनकारी दर्ज ही नहीं थी। इसलिए एक जो एक्सपोर्ट के लिए जो इसके लिए एक कोड होना चाहिए, यूनिकोड बोलते हैं लोग जी, वो यूनिकोड था ही नहीं, और उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से इसका रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी था। जी, हमारे आदरणीय रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए प्रयास किया,
और भारत की वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी से जब यह बात बताई कि लखनऊ का चिकनकारी उद्योग और इसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि उन्होंने इसको किया और इसको वो कोड अलॉट हुआ। क्योंकि जब ये कोड अलॉट हो जाता है तो इंटरनेशनल मार्केट में हमारे प्रोडक्ट की रिकॉग्निशन होती है कि ये हाथ से जुड़ा हुआ काम है, इसको हमें प्रमोट करना है, इसको हमें महत्व देना है। तो हम उस काम में सफल हो गए। और एक्सपोर्ट की जो आपने बात करी, आज लखनऊ से एक्सपोर्ट चालू हो चुका है, बड़ी मात्रा में हो रहा है। जिन क्षेत्रों की आपने बात की, जिन शहरों की आपने बात की, चूँकि वो सिटीज़ हैं जो इंटरनेशनल मार्केट में रिकॉग्नाइज्ड हैं, मार्केटिंग का बड़ा नेटवर्क रखते हैं। एक्सपोर्ट तो हो रहा है लेकिन पहचान यहाँ से नहीं हो रही है। हाँ, मैं समझ रहा हूँ। आपने कहा कि मुंबई से एक्सपोर्ट हो रहा है, तो वहाँ पर बाहर मुंबई की बात हो रही है, लेकिन आने वाले समय में सिर्फ लखनऊ की बात होगी, क्योंकि लखनऊ से एक्सपोर्ट के लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है और एक्सपोर्ट के लिए लखनऊ में ही यहीं पर लोगों के लिए सब सुविधाएं मुहैया सरकार करा रही है। क्या बात है सर। अब आ जाते हैं सर चुनाव पे। अभी जिस तरह का लोकसभा चुनाव रहा और जिस तरह का रिजल्ट भाजपा का रहा, जाहिर सी बात है काफ़ी निराशाजनक रहा और उसको लेकर लगातार बैठकें भी जारी हैं। अब उपचुनाव आना है, तो क्या लगता है जो विपक्ष ने, क्योंकि समीक्षा रिपोर्ट में आया था कि विपक्ष ने जो नैरेटिव सेट की थी वो सफल हुई, एक बार फिर से विपक्ष नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है, तो क्या लगता है उसका जो उस टाइम रिजल्ट आया था इस उपचुनाव में क्या कमाल करेगा सर? क्या वो फिर से जीत जाएंगे या फिर इस बार नैरेटिव तोड़ने में आप लोग कामयाब हो जाएंगे? देखिए, झूठ की आयु नहीं होती है, झूठ ज़्यादा दिन नहीं चलता है। और उन्होंने जो नैरेटिव सेट किया था वो पूरा झूठ पर आधारित था, इसमें कोई संशय नहीं है। मैंने उसको करीब से देखा है। बीच चुनाव में उन पार्टीज़ के लोग घर घर जाकर लोगों से फॉर्म भरवा रहे थे और बोल रहे थे ये फॉर्म भर दो, बस चुनाव का परिणाम जैसे ही आएगा तो खटाखट तुम्हारे यहाँ पैसे आने लगेंगे, तुम्हारे अकाउंट में पैसे आने लगेंगे। लोगों ने इस जोश में फॉर्म भी भरे। मेरे पास सूचना आती थी कि फ़लाने घर में आज फॉर्म भरे जा रहे हैं, लेकिन मैं खुद सोच के हैरत में रहता था कि ये कहाँ से पैसे आ रहे हैं इनके पास। और मैंने कहा इनका कुछ होने वाला नहीं, ये जीतने वाले नहीं। लेकिन उन्होंने फॉर्म भरवाए, लोगों को ये भरोसा दिलाया। आज वो उनका खुल गया है, खुलासा हो गया है। हम तो कह रहे हैं ठीक है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आपकी जिस प्रदेश में सरकार है आप वहाँ के लोगों को ही वो 8,500 रुपये देना शुरू कर दो। वहाँ भी तो नहीं दे पा रहे हो। इसका मतलब ये है कि जहाँ आपकी सरकार है वहाँ भी नहीं दे पा रहे हो, जहाँ नहीं है वहाँ तो दे ही नहीं पाओगे। आपने लोगों को झूठे वादे किए, झूठ के ऊपर आपने ये जो अपना भवन खड़ा किया है, ये पूरी तरीके से लोग इसको जान चुके हैं और अब ढह गया है ये। और जहाँ तक उन्होंने लोगों को संविधान के नाम पर, जातवाद के नाम पर बरगलाने की कोशिश की, तो वास्तविकता ये है कि यह जो विपक्ष है ये संविधान को मानने वाला नहीं है, संविधान विरोधी है। और इन्होंने हमेशा एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम किया है। हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मानने वाले हैं, हम पंचतीर्थ बनाने वाले हैं, हम आरक्षण के समर्थक हैं, हम आरक्षण समाप्त नहीं करने वाले हैं। इन्होंने जो ये नैरेटिव सेट किया कि हम आरक्षण हम संविधान खत्म बदल देंगे, हम आरक्षण खत्म कर देंगे, हम आरक्षण खत्म करने वाले नहीं, आरक्षण को चलाए रखने वाले हैं। तो अब जनता समझ चुकी है, जनता को ये भूल लगती है। और यह जो इन्होंने उत्तर प्रदेश में एक ऐसा नैरेटिव सेट किया था वह अब सब जान गए हैं और 10 की 10 सीटें हम आने वाले टाइम में जीत के आएंगे। बिल्कुल सर, जिस तरह से आपने कहा कि एक नैरेटिव तो सेट हुई थी कि संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, और फिर से वो मुद्दा उठ गया है। एक अखिलेश यादव पीडीए को लेकर फिर से एक्टिव हो गया। वहीं पे कभी उपचुनाव ना लड़ने वाली बीएसपी, वो भी आरक्षण को लेकर भी 2 दिन पहले की बात है, काफ़ी धरना प्रदर्शन पूरे राज्य में देखने को मिला, तो वो भी एक्टिव हो गई। तो कहीं ना कहीं उनका जो था कि बीजेपी जो है वो दलित विरोधी है, आरक्षण का विरोध कर, आरक्षण खत्म करने की कोशिश कर रही है, हक मार रही है। तो एक बार फिर से जो विपक्ष है उसने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है, इसका तोड़ क्या निकालेगी भाजपा? देखिए, वो लोग जो भी प्रयास कर रहे हैं अपनी अपनी वोट बैंक के और अपने अपने मतदाताओं को किसी तरीके से अपने को स्थापित करने के जुगाड़ में लगे हुए हैं।
वो स्थापित करने के जुगाड़ में लगे हुए हैं। लेकिन जहाँ तक सत्यता की बात है, जहाँ तक लोगों के हितों की बात है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सब लोगों का, सबका साथ और सबका विकास की बात तो करी और करके भी दिखाया है। 80 करोड़ देशवासियों को अगर आज राशन मिल रहा है तो बिना भेदभाव के मिल रहा है, आज अगर आवास मिल रहा है तो बिना भेदभाव के मिल रहा है, 50 करोड़ से ज़्यादा लोगों को आज आयुष्मान भारत की योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही, निःशुल्क इलाज मिल रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी की सोच के कारण मिल रहा है। मैंने बिना भेदभाव के काम किया है और वंचित वर्ग के लिए, उपेक्षित वर्ग के लिए जितनी योजनाएं आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी और आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी जी के नेतृत्व में की जा रही हैं, लोगों को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि आज़ादी के इतने सालों में आज तक कभी हुआ है, और लोगों का जो विश्वास हमने जीता है वो विश्वास कायम रहेगा। ये क्षणिक था जो हो गया, लेकिन आने वाला 2027 हमारा है जी, और वो नज़र आएगा। मैं इस सवाल पे आने वाली थी सर कि 2027 की तैयारी हर पार्टी कर रही है, चाहे आपकी पार्टी हो चाहे विपक्ष हो, लगातार बैठकें कर रहे हैं। उस बैठक में जिक्र 2027 की हो रही है, क्योंकि 10 सीटों पे उपचुनाव है, इसको सब सेमीफाइनल के तौर पे ले रहे हैं। कहीं ना कहीं उपचुनाव, लोकसभा चुनाव में जो हुआ उसका जो असर रहा वो कैसे तोड़ पाई, इस तरह से भाजपा भी ले रही है। लेकिन एक चर्चा का विषय रहा है, वो है अयोध्या, और एक बार फिर से 10 सीटों में उपचुनाव पे अयोध्या आ गया है, जिसको लेकर भाजपा तो मेहनत कर रही है, इसकी जिम्मेदारी खुद योगी जी ने अपने कंधों पे ले रखी है। वहीं पे अखिलेश यादव ने भी इसकी जिम्मेदारी ले ली, लेकिन उन पे जो एक छाप लगा हुआ था कि वो परिवारवाद बढ़ाते हैं, और एक बार फिर से वो देखने को मिला अयोध्या में। उन्होंने जो अवधेश प्रसाद जी हैं उन्हीं के बेटे अजीत प्रसाद जी को ही टिकट दे दिया। तो इस पर क्या कहें, क्या लगता है इस बार जो लोकसभा चुनाव में जिस वजह से भाजपा को हार का सामना हुआ और जिनकी वजह से जो जीते वहाँ पे एक बार फिर से वो सामने खड़े हैं, तो इस बार कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? देखिए, मैंने बताया कि जो झूठ के ऊपर आधारित इनका भवन था वो ढह चुका है, वो अब नहीं रहा, और इन्होंने झूठ का पुलिंदा बनाया था जिस पर लोगों को उस समय इन्होंने बरगलाने का काम किया। जनता बहुत समझदार है, जनता जानती है, सच्चाई को जानती है, और जहाँ तक उन्होंने माननीय सांसद जी के सुपुत्र को दिया है, ठीक है, यह पार्टी तो उसमें विश्वास ही करती है, परिवारवाद में विश्वास करती है। 5 लोग तो इन्होंने अपने परिवार के ही, आपको मालूम है, टिकट दिए, तो ये परिवार के लोगों को देते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहाँ पर आम कार्यकर्ता को टिकट मिलता है, और आम कार्यकर्ता एक दिन देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, आम कार्यकर्ता इस देश का राष्ट्रपति बन सकता है, आम कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन सकता है। तो ये आम कार्यकर्ताओं को बढ़ाने वाली पार्टी है, तो ये जनमत में विश्वास करती है, और उन्होंने किया है, वो समय आएगा बताएगा। अयोध्या जरूर हम लोग हार गए, लेकिन उसमें बहुत बड़ा कारण हमारा अपना जी रहा है। हम लोग यूँ कह सकता हूँ कि अपनी बात को उन लोगों के बीच में पहुँचाने में थोड़े कमज़ोर रहे, और मुझे लगता है कि अब उस कमजोरी को हम पहचान चुके हैं, तो हम जनता के बीच में मजबूती के साथ जाएंगे। बस सर, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी आप, क्योंकि 2027 में चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, 2 बार से लगातार आप विजेता रहे हैं, तो क्या ऐसी 5 चीज़ें बदलाव हमें 2027 तक देखने को मिलेगा आपके क्षेत्र में? देखिए, मैंने आपको अभी पहले भी बताया कि 5 बड़े बदलाव सर। जी, मैं 5 बड़े बदलाव बता रहा हूँ जी। आपको। मैंने कहा कि हेल्थ सेक्टर में हमारे हॉस्पिटल का निर्माण हो जाएगा। अच्छा, वो 2027 तक प्रॉपर रेडी हो जाएंगे? जी, शुरू हो जाएगा। हमारी पूरी कोशिश है, बड़ी तेज़ी से बन रहा है। नए ITI का निर्माण होगा, ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त हो, इसके लिए जो फ्लाईओवर्स बन रहे हैं उसके साथ ही साथ हम इंजीनियरिंग कॉलेज पे भी एक प्रपोज करते हैं, वहाँ पर भी, क्योंकि ट्रैफिक जाम रहता है, वहाँ पे भी बनवाने का लक्ष्य है। और ग्रीन कॉरिडोर का जो यह वाला पार्ट है, इधर वाला पार्ट है फैजुल्लागंज का, उसको निर्मित कराने का लक्ष्य है हमारा। एक ब्लॉट के रूप में पीपे वाला पुल देखा जाता है, बोला जाता है, अक्सर चर्चा होती है उसकी जगह हमें लगता है इसी वर्ष हम लोग, इसी वित्तीय वर्ष में उसका निर्माण प्रारंभ कर देंगे, तो वो पुल बनना शुरू हो जाएगा। एक इच्छा रखते हैं कि हमारे क्षेत्र में एक गवर्नमेंट का कन्या इंटर कॉलेज भी बने। उसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से चूँकि निवेदन कर रहे हैं और कर चुके हैं,
तो हमें लगता है कि एक हम गर्ल्स कॉलेज, इंटरमीडिएट कॉलेज भी यहाँ खोलने में सफल होंगे। और हर घर नल जो प्रधानमंत्री जी का सपना है, मेरी भी योजना है कि हम अपने पूरे क्षेत्रवासियों को पेयजल से कनेक्शन दे सकें, सीवेज के कनेक्शन दे सकें, और कहने को न रह जाए कि हमारे यहाँ कोई कच्चा मार्ग शेष है, हम सब मार्ग पक्के कर दें। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर नीरज बोरा जी, भाजपा के विधायक। जी हाँ, लखनऊ के उत्तर क्षेत्र के विधायक हैं, जिनसे हमने आज बहुत सारी बातें की। यहाँ के विकास क्षेत्र में विकास क्या हो रहा है उसको लेकर हमने बातें की, क्या क्या अपडेट्स होने वाले हैं इसको लेकर बातें की, आने वाले साल में हमारा लखनऊ कितना बदल जाएगा उसको लेकर बातें की, लखनऊ कितना खूबसूरत होने वाला है उसको लेकर बातें की। ऐसे और भी जानकारी आपको मिलते रहेंगे। जी हाँ, हम अपडेट आपको करते रहेंगे, तो तुरंत हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा चैनल है यूपी डेट।